Socialization is a process in which we learn how to live and behave in the society. मनुष्य का मन जन्म के समय एक खाली स्लेट की तरह होता है। अनुभवों के माध्यम से कुछ आइडियाज को, कुछ विचारों को वो अपने मानसिक पटल पर उकेरता है, जो उसको हेल्प करते हैं पूरी जिंदगी समाज में रहना कैसे है। लेकिन वो कौन से कारक है जिनके साथ इंटरेक्शन के आधार पर वो अपने आइडियाज को डेवलप करता है। आज हम जिक्र करेंगे उन्हीं एजेंट्स का, उन्हीं फैक्टर्स का, उन्हीं डिटरमिनेंट्स का जो किसी व्यक्ति को उन अनुभवों को प्राप्त करने में उसकी सहायता करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन एजेंट्स, a number of people, groups or institute who relate to us and have a power to socialize us. कुछ लोग हैं समाज में जो हमसे जुड़े हैं, कुछ समूह है समाज में जो हमसे जुड़े हैं, कुछ इंस्टीट्यूट है, संस्थाएं हैं जो हमसे जुड़ी है और उनमें पावर है, वो शक्ति है जो हमें एक सामाजिक प्राणी बनाने में हमारी हेल्प करती है, हमें सोशलाइज करने में हमारी हेल्प करती है। वही सोशलाइजेशन एजेंट है। These are some socialization agents: family, neighborhood, educational institution, peer groups, caste and class, political, economical and religious institute, media, language and intellectual development. फैमिली, परिवार। बच्चा जब जन्म लेता है, सबसे पहला जो उसका कारक है, जो उसके सोशलाइजेशन को डिटरमाइन करेगा, वो एक फैमिली है, एक परिवार है। और उसमें भी खासकर उसके पेरेंट्स और उनका पेरेंटिंग स्टाइल, बच्चे के साथ उनका रिलेशन कितना वार्मथ है, कितना प्रेमपूर्ण है या होस्टाइल है, ईर्ष्या भरा है, कितना परमिसिवनेस है, कितनी परमिशन उनके द्वारा दी जाती है एक लिमिट तक, या उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, यानी कि बच्चे पर कोई भी बला आने से पहले ही पेरेंट्स उनके सामने खड़े हो जाते हैं, उनको किसी भी प्रॉब्लम का सामना ही नहीं करने दिया जाता, बड़ा ही लाड प्यार से पैम्पर्ड वे में उनको पाला जाता है, उनका पालन पोषण किया जाता है। ये सब डिसाइड करता है कि बच्चे को अगर वार्मथ रिलेशन उनके पेरेंट्स के उनके साथ है तो एक प्रकार से सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसमें डेवलप होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट उसमें डेवलप होती है। अगर उनको परमिशन दी जाती है एक लिमिट तक कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट वे में अपने कार्यों को कर सकते हैं, तो इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, अडेप्टेशन डेवलप होती है, समाज में रहकर कैसे उसको अडेप्ट करना है, अपने आप को समर्थ वो फील करता है कि वो किसी भी कार्य को कर सकता है और उससे सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी जुड़ी हुई होती है। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्टिव माहौल है तो इसके अपोजिट हो जाता है। अगर बच्चे को हर एक बला से टालने का प्रयास हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के द्वारा किया जाता है तो इससे बच्चे को ऐसा फील होता है कि ऐसा ही एनवायरनमेंट उसको सदा ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो संसार के, समाज के टच में आता है, घर से बाहर निकलना शुरू करता है, तो संसार माँ बाप नहीं है, वो उसके साथ उतना प्रेम से बिहेव नहीं करेंगे, वो उसको हर टाइम चुनौतियां देंगे, हर टाइम स्ट्रगल उसको करना पड़ेगा, उनसे लड़ने के लिए उसको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन अगर पेरेंटिंग हेलीकॉप्टर रही है तो वो ऐसा नहीं कर पाता, अपने आप को कमजोर, असहाय वो फील करता है और उसको लगता है कि आज इस सिचुएशन में भी पेरेंट्स उसको आकर उसकी हेल्प करेंगे, उसको बचा लेंगे। ऐसा मुमकिन भी नहीं है कि पेरेंट्स हमेशा हमारे साथ रहे हर एक प्रॉब्लम में, हर एक सिचुएशन में। हमें बहुत सारी प्रॉब्लम को स्वयं भी टैकल करना पड़ता है। जब व्यक्ति ये सब नहीं अपने अंदर डेवलप कर पाता तो उसके साथ परेशानी ये होती है कि वो इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है छोटी छोटी बातों पर। जब उसको आसपास से सहयोग नहीं मिलता तो परेशान हो जाता है, जल्दी हार मान लेता है, लोगों के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है, अनसोशल बिहेवियर लोगों के साथ वो शुरू कर देता है। तो डिपेंड करता है कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल कितना होगा, पेशेंस आप कितना रख पाओगे, या आप समाज में अपने आप को कितना
अच्छे से रह के वहां पर स्टेबल हो पाओगे आपके पेरेंटिंग स्टाइल पर। फैमिली टाइप, परिवार किस प्रकार का है, न्यूक्लियर है या ज्वाइंट है। ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, ताऊ चाचा जी, दादाजी, दादी जी, जो बच्चे को हर टाइम सोशलाइज करने में कुछ न कुछ उसको सिखाते रहते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली की बात की जाए तो पेरेंट्स बच्चे को उतना टाइम नहीं दे पाते, उनको अपने घर के कार्य भी करने होते हैं, जॉब पे है तो उनको जॉब पे बाहर भी जाना होता है, तो बच्चे की परवरिश उस तरीके से नहीं हो पाती जिस तरीके से होनी चाहिए। जो सोशल एटीट्यूड उस टाइम पर डेवलप होना चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाता। तो फैमिली टाइप कैसा है, न्यूक्लियर है कि ज्वाइंट है, इस बात को डिटरमाइन करता है कि बच्चे का समाजीकरण किस प्रकार से होगा। नेचर ऑफ द फैमिली, परिवार का नेचर कैसा है। लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करते या एक दूसरे को झूठ नहीं बोलते। ये सब का असर बच्चे की परवरिश पर पड़ता है, उसके सोशलाइजेशन पे पड़ता है। अगर वो ऐसा माहौल पाता है तो जाहिर सी बात है कि उसका सोशलाइजेशन अच्छा होगा। अगर वो घर में किसी व्यक्ति को झूठ बोलते हुए या आपस में लड़ते झगड़ते हुए देखता है तो उसका असर उसके सोशलाइजेशन पर, उसकी पर्सनैलिटी पर डेफिनेटली पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैमिली, बच्चों की संख्या अगर परिवार में ज्यादा है तो जाहिर है कि पेरेंट्स हर एक बच्चे पर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे जितना वो कम बच्चे जब परिवार में होते हैं तब दे पाए। उनकी पेरेंटिंग इतना अच्छे से नहीं हो पाएगी जितना कम बच्चों की हो पाती है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली कैसा है, हाई है, मिडिल है, लोअर है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मीन्स एजुकेशन ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, परिवार के मुखिया की एजुकेशन का लेवल कितना है और इनकम कितनी है परिवार के मंथली। एजुकेशन का लेवल अच्छा है तो जाहिर है कि वो बच्चे की परवरिश के दौरान होने वाली गलतियों पर ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी गलतियां आने वाले टाइम के लिए बच्चे के लिए श्राप बन जाती, सामाजिक प्राणी नहीं बन पाता। कोग्निटिव स्टिमुलेशन के लिए रिसोर्सेज चाहिए जो पैसे से मिलते हैं, इनकम से होते हैं। उसको हर प्रकार के सोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाए जो उनके कोग्निटिव स्टिमुलेशन में हेल्प करते हैं, जिससे उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तेजी से होता है। अगर बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तेजी से होगा तो जो भी उसको सिखाया जाएगा उसको जल्दी वो सीखेगा। तो ये डिपेंड करता है कि फैमिली का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। फैमिली सबसे पहला और सबसे अहम फैक्टर माना जाता है किसी भी बच्चे के सोशलाइजेशन में। बच्चा जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है तो घर से बाहर निकलना शुरू कर देता है, आस पड़ोस में जाना शुरू कर देता है। अब आस पड़ोस का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके पड़ोसियों का एजुकेशन का लेवल कैसा है, किस प्रकार की बातचीत उनके द्वारा की जाती है, किस प्रकार की बातचीत उनको सिखाई जाती है, समझाई जाती है, कौन से गेम में बच्चों को प्रमोट किया जाता है, साथ में उनके साथ खेलते हुए किस तरह से वो बिहेव करते हैं, क्या गाइडेंस उनके द्वारा दी जाती है, कौन से सजेशन उनके द्वारा दिए जाते हैं, ये डिपेंड करता है उनके आस पड़ोस पर। अगर आस पड़ोस इतना अच्छा है, उसके पड़ोसी नेबर इतने अच्छे हैं, वो इतना अच्छा से कर पा रहे हैं तो उससे बच्चे का सोशलाइजेशन अच्छा होगा। अगर आस पड़ोस या पड़ोसी नेबर बच्चे के बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव है, जब भी बच्चे को किसी प्रकार की जरूरत पड़ती है तो वो हेल्प करने के लिए आगे आ जाते हैं, अल्ट्रुइज्म बिहेवियर वो दिखाते हैं, यानी कि उपकार की भावना उनमें है, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी वो नहीं होने देते उनके पेरेंट्स की ना मौजूदगी में। तो इससे बच्चे में भी सोशलाइजेशन के दौरान ये एक प्रकार से कोऑपरेशन, अल्ट्रुइज्म या उसमें एक बिहेवियर डेवलप होना शुरू। अब जैसे बच्चा बड़ा हुआ, अब उनको एजुकेशन की जरूरत है, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन से फॉर्मल एजुकेशन, उसको स्कूल जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। वहां पर किस प्रकार के टीचर्स से उनका इंटरेक्शन रहता है, क्या टीचर्स एक औपचारिक आदर्श रिलेशनशिप को मेंटेन करने में बच्चों के साथ कंफर्टेबल है, वो एजुकेशन जो उसको देनी चाहिए जिस वे में देनी चाहिए क्या वो दे पा रहा है, क्या वो बच्चों के हृदय को टच कर पा रहा है, ये डिपेंड करेगा
टीचर्स पर, उसकी क्वालिटी पर। टेक्स्ट बुक में जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जाती है, क्या वो विषय वस्तु बच्चे तक उसी वे में, प्रैक्टिकल वे में पहुंच पा रही है? चाहे वो मॉरल वैल्यू हो या कल्चरल वैल्यू हो, क्या वो अच्छे से गेन करवा पा रहे हैं या गेन कर पा रहे हैं? जो भी टेक्स्ट बुक में पढ़ा जाएगा वो बच्चों के सोशलाइजेशन को डेफिनेटली डिटरमाइन करेगा। जितनी एक्टिविटी करवाई जाएगी और जितना पार्टिसिपेशन बच्चों का रहेगा, उससे उनमें सोशल वैल्यूज, सोशल कॉग्निशन, सोशल नॉर्म्स, इमोशनल डेवलपमेंट, कल्चरल वैल्यूज और सेक्स रोल सोशलाइज बच्चा वहीं से। जैसे ही बच्चा बाहर निकलना शुरू हुआ तो उसके पीयर ग्रुप्स बनना शुरू हो जाते हैं, टोलियों में रहना शुरू कर देता है। चाहे वो प्री स्कूल गैंग की बात कर ली जाए, अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो बच्चों में खेलना शुरू कर देता है। जैसे स्कूल में एंटर किया तो स्कूल गैंग बन जाती है, वहां भी एक टोली बन जाती है, वहां पे भी वो साथ में रहना, खेलना, खाना पीना शुरू कर देता है। कॉलेज पीयर्स या यूनिवर्सिटी पीयर्स, वहां पर वो अपने साथियों के साथ रहना, अपने ग्रुप में रहना, उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मैच करता है, उनके गोल लक्ष्य एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, उनके विचार एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, लर्न कर रहे हैं एक दूसरे से। सेल्फिशलेसनेस वहां पे, कोई स्वार्थ किसी प्रकार का नहीं होता, इंडिपेंडेंट रहना वो सीखते हैं। इमोशनल सेटिस्फेक्शन वहां से होती है। बहुत सारी बातें जो पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं हो सकती, वो अपने पीयर ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ वो शेयर करके अपने आप को एक गुड फील करवाते हैं, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को, ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अपने साथियों में किसी को भी ना हो। तो इससे एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन, कंपटीशन, बगैर स्वार्थ के एक दूसरे की हेल्प करना, इंडिपेंडेंट होकर रहना, या इमोशनली सेटिस्फाइड होने के बाद एक इमोशनली मैच्योरिटी और जो हम जाते हैं, वो व्यक्ति वहीं से सीखता है। कास्ट एंड क्लास, कौन सी जाति में हमारा जन्म हुआ है, हमारे समाज में किस वर्ग में हम हैं, जाति जन्म से ही निर्धारित हो जाती है, वर्ग को हम चेंज भी कर सकते हैं। जिस भी जाति में इंसान पैदा होता है, उस जाति के लोगों का रहने सहने का एक अपना तौर तरीका होता है, बात करने का अपना तौर तरीका होता है, वो वहीं से सीखता है। उसे किस जाति के व्यक्ति के साथ मैरिज करनी है, चाहे लड़का हो या लड़की, वो वहीं से सीख जाता है। कौन सा व्यवसाय करना है, ये भी वहीं से प्रभावित हो जाता है। प्रेजुडिस इन रिलेशंस, किस ग्रुप के मेंबर के साथ आपको किस तरह से बिहेव करना है, ये भी वहां से डिटरमाइन हो जाता है। क्लास कॉन्शियसनेस, क्लास को जैसा कि मैंने बताया कि अगर आज हम निम्न वर्ग में पैदा हुए हैं, आने वाले टाइम में हम अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं समाज में, मिडिल वर्ग में या हाई वर्ग में, ये अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है। अब जिस वर्ग में भी हम हैं, उसके प्रति हम कॉन्शियस होते हैं, लेवल की क्लास के लोगों के साथ हम बातचीत करना, रहना पसंद करते हैं। एक प्रकार से कॉन्शियसनेस आ जाती है क्लास को लेके। उसी तरह का बिहेव हम करते हैं कि किस प्रकार हमें किस क्लास के लोगों के साथ किस प्रकार से बात करनी है, कैसे रिलेशन हमें मेंटेन करने हैं। तो कास्ट का और क्लास का हमारे बिहेवियर पर, हमारे सोशलाइजेशन पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी नीड सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत सारे संस्थानों के साथ जुड़ना पड़ता है, चाहे ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, बिजनेस हो। कुछ न कुछ जरूरतें यहां से पूरी हमारी होती है। पैसे और पैसे से जुड़ी हुई चीजों की जो रिक्वायरमेंट है हमारी, इन्हीं संस्थानों से पूरी होती है। इन संस्थानों में जाकर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो बातचीत हमारे द्वारा की जाती है, उससे कुछ एटीट्यूड, कुछ आइडियाज, या ये मान लीजिए कि नए बिहेवियर हम सीखते हैं। हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर अकॉर्डिंग सोशल वैल्यूज एंड रूल्स। किसी भी देश की राजनीतिक विचारधारा कैसी है, वहां का सत्ता पार्टी का जो लीडर है, नेता है, वो किस विचारधारा का है। क्या वो अथॉरिटेरियन यानी कि सत्तावादी नेतृत्व करता है, डिक्टेटरशिप उसमें है, तानाशाह है। क्या वो अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है,
इससे लोगों में, वहां के जो समाज के लोग हैं, उनमें फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा होती है, असुरक्षा की भावना, फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी पैदा होती है, हीनता की भावना, अपने आप को हीन, कमजोर वो समझना शुरू कर देते हैं, हेल्पलेसनेस, बेबस अपने आप को पाते हैं। जिसके अपोजिट अगर वहां का लीडर डेमोक्रेटिक है, लोगों के साथ अच्छा तालमेल बना के रखता है, लोगों से पूछकर, लोगों की राय लेकर ही सारे कार्य करता है, तो इससे जनता में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है, सुरक्षा की भावना उनमें होती है, वो ज्यादा परेशान नहीं होते, इमोशनल स्टेबिलिटी उनमें रहती है, उनको कहीं ना कहीं अंदर से एक मजबूती मिलती है कि जो हमारा नेता है, जो हमारे द्वारा चुना गया है, वो हमारे लिए ही कार्य कर रहा है, हमारी फीलिंग्स को समझता है, और अगर हम परेशान हो जाते हैं तो हमारे लिए अपने फैसलों को भी बदल सकता है। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किस प्रकार की है किसी भी देश में, किसी भी समाज में, वो डिटरमाइन करती है इंसान के सोशलाइजेशन को, इंसान के नेचर को। समाज में जो धार्मिक संस्थान है, उनके द्वारा किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, एक दूसरे को सहयोग करना, अच्छे कार्य करना ताकि किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, या इसके विपरीत एक दूसरे पर अत्याचार करना, एक दूसरे की हेल्प करने की बजाय अपने प्रभुत्व को साबित करना, दूसरों पर अत्याचार करके, जुल्म करके अपने धर्म को, अपने पंथ को बढ़ाना, किस प्रकार की शिक्षा उनके द्वारा दी जाती है। जिस प्रकार की भी शिक्षा बच्चे को दी जाएगी, बच्चा वैसा ही सीख जाएगा, उसका सोशलाइजेशन उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। धार्मिक विकलांगता है, धर्म में विकृति आ गई है, तो इससे बच्चे में या व्यक्ति के जो मानसिक, जो सोशलाइजेशन है, उसमें मानसिक विकलांगता आने की संभावना बढ़ जाती है। सोशल मीडिया बचपन से लेके ही समाज में, हर समाज के हर एक व्यक्ति का बिहेवियर को डिजाइन करना इसने शुरू कर दिया। बच्चा बचपन में किस प्रकार के कार्टून मूवीज देखना पसंद करता है, किस प्रकार के गेम खेलना वो पसंद करता है, ये उसके बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। बहुत सारे कार्टून है जिसमें बहुत सारे अच्छे से सोशल मैसेज या सोशल बिहेवियर ऐसे दिखाए जाते हैं जिससे बच्चा उनको देख के उस तरह का बिहेव खुद भी करने का प्रयास फैमिली में करता है। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब उनके जुड़ने का इंटरेस्ट क्या है, किस प्रकार के ग्रुप के साथ, किस प्रकार के लोगों के साथ वो जुड़े हुए हैं, ये उनके सोशलाइजेशन को डेफिनेटली डिफाइन करता है। जो भी व्यक्ति का सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है, सबका आधार लैंग्वेज है, भाषा है। चाहे दूसरे के आइडियाज को, थॉट्स को अंडरस्टैंड करने की बात हो, सोशल वैल्यू को समझने की बात हो, सारा आधार लैंग्वेज है। जब हम बोलना सीख लेते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी कि हम दूसरों के द्वारा क्या बोला जा रहा है उसको समझना सीख लेते हैं, तो इससे हमारा सोशलाइजेशन डिजाइन होना शुरू हो जाता है। दूसरे के द्वारा बोले गए वाक्य के साथ उसके नॉन वर्बल क्यूज, जो उसने बोले नहीं है लेकिन अपने एक्सप्रेशन के द्वारा साथ में हमें परोसे हैं, उनको भी हम रीड करना, समझना सीख लेते हैं। क्या हमें उपयोग में लेके आना है, किसको हमें उपयोग में नहीं लाना है, ये सब रीजन आउट करने में हमारी हेल्प करता है। रीजन आउट कब कर पाएगा व्यक्ति, जब वो इंटेलेक्चुअली डेवलप हो पाएगा। बौद्धिक रूप से सक्षम व्यक्ति ही रीजन आउट कर पाएगा, विश्लेषण कर पाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि सारा का सारा ज्ञान व्यक्ति के अंदर ही होता है। इस सारा एनवायरमेंट जिसका भी हमने जिक्र किया, जितने ग्रुप्स का, जितने भी इंस्टीट्यूट का अभी तक हमने जिक्र किया, वो कहते कि सारा एनवायरमेंट सीखने के लिए सिर्फ हमें एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। उससे क्या निकालना है ये हम पर डिपेंड करता है। सेब गिरा, पहले भी कई दफा गिरा होगा, लेकिन न्यूटन ने उससे ला निकाल लिया। बाहर ये गतिविधि, एक्टिविटी कई दफा हो चुकी थी, लेकिन न्यूटन ने उसका विश्लेषण किया अपने माइंड में, बौद्धिक रूप से, और एक लॉ दुनिया को दे दिया। तो कहना चाहते कि बाहर कुछ भी चल रहा है, एक समझ आने के बाद
एक मैच्योर व्यक्ति होने के बाद, इंटेलेक्चुअली फुली डेवलप होने के बाद ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि आसपास का एनवायरनमेंट चाहे किसी भी प्रकार का है, उससे हमें क्या निकालना है, किस प्रकार से विश्लेषित उसको करना है ताकि वो हमारे लिए और हमारे समाज के लिए अच्छा हो सके। ये हम पर डिपेंड करता है। आसपास का एनवायरनमेंट नेगेटिविटी से भरा हुआ हो सकता है, उसमें से कितना पॉजिटिव हमें अपने लिए निकालना है, जो हमें सोशलाइज करने में हमारी हेल्प करता है, जो दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव करने या समाज को एक नई दिशा में लेके जाने में हमारी हेल्प करे, वो हमें निकालना है, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। इंटेलेक्चुअली डेवलप होने के बाद अगर हम अच्छे से समाज से अच्छा निकाल पा रहे हैं, अपने आप को एक अच्छी दिशा में लेके जाने में सक्षम है, तो इंटेलेक्चुअली हम डेवलप हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे किसी भी कारण से, तो ये मान लीजिए कि हम इंटेलेक्चुअली हैंडीकैप्ड है। रूसो एक फिलोसफर हुए हैं, वो कहते कि बच्चे जब जन्म लेता है वो स्वाभाविक रूप से बहुत ही प्योर होता है, बहुत ही इनोसेंट होता है। जैसे ही वो समाज के संपर्क में आता है दूषित हो जाता है। समाज में बहुत सारी नेगेटिविटी है, समाज में बहुत सारे ऐसे बिहेवियर है जिसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, ये डिपेंड करता है एक समझ आने के बाद इंसान पर। स्वामी विवेकानंद जी ने जैसा कहा कि विश्लेषण इंसान को करना है, सारा ज्ञान इंसान के अंदर ही है। अगर हम सोसाइटी को, समाज को, या जितने भी डिटरमिनेंट्स का हमने जिक्र किया है, अब हम अपने हिसाब से उनको विश्लेषित करके उनसे अच्छा निकाल पाते हैं, तो हमें कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा। अब आपके जहन में कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेरी है, यू कैन आस्क मी। कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, प्रयास करेंगे उसका आंसर देने का। थैंक यू।